सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है और इसी बीच में बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आपको बता दूं कि एनडीए के खेमे और महागठबंधन के दोनों ही खेमों के अंदर में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर इस वक्त में सर फुटबॉल चल रहा है। एनडीए के खेमे में फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो महागठबंधन के अंदर में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अलग अलग बातें कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है बिहार के अंदर में इस वक्त में लेटेस्ट ताजा अपडेट। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, एनडीए खेमे के अंदर में आपको बता दूं कि टोटल 5 मेंबर है। एक है जदयू, एक है बीजेपी, एलजेपी, साथ में आरएलएम और हम पार्टी। अब 243 टोटल सीट है विधानसभा के बिहार के अंदर में। बीजेपी ने प्लान किया था कि हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर में, वहीं जदयू लड़ेगी 100 सीटों पे, एक सीट आगे पीछे। फिर जो एलजेपी है उनको हम देंगे 25 सीट बिहार चुनाव के लिए, तो हो गए यहां पे 225। अब जो बचे 18 सीट, उसमें से इन्होंने प्लान किया था कि 6 सीट हम देंगे आरएलएम को और बाकी की 12 सीटें हम देंगे जीतन राम मांझी को। सब कुछ इन लोगों ने पहले से ही तय करके रखा था, लेकिन चिराग पासवान की मांग थी कि भाई हमें 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। अब चिराग पासवान इस पे कहा जा रहा है कि अड़ चुके हैं, लेकिन आज चिराग पासवान ने अपनी एलजेपी के जितने भी विधायक सांसद हैं उन सबको बुलाया है, उनके साथ भी मीटिंग करेंगे चिराग पासवान 2 बजे। अब मीटिंग में क्या निकल के आता है वो तो हमें शाम को रिपोर्ट में पता चलेगा दोस्तों, लेकिन आज की डेट में महागठबंधन के अंदर में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। वहीं अगर बात कर ले एनडीए के जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी का भी कहा जा रहा है कि वो बड़े खुश नहीं है इस बात से कि उनको 10 से 12 सीटें ऑफर की गई हैं। वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 15 सीटों की मांग पे अड़े थे शुरुआत से ही कि 15-20 सीटें हमें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, एक रेस्पेक्टेबल संख्या है ये, और हमारा जो दलित वोट बैंक है, हमारा जो अपना वोटरों का पॉकेट है, वहां पे हम अच्छे से विस्तार से अपने कैंडिडेट उतार सके। हर पार्टी की एक उम्मीद होती है जब भी चुनाव आते हैं, ये सब नेगोशिएशन टैक्टिक्स चलती रहती है। तो जीतन राम मांझी मुझे लगता है ही इज नॉट दैट प्रॉब्लम फॉर एनडीए एज ऑफ नाउ। बट चिराग पासवान की क्या है कि चिराग पासवान की 2 तरफ से बातें आ रही है। एलजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे कि हम तो एनडीए के मेंबर हैं, वहीं चिराग पासवान नाराजगी अपनी बातों में जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ में तेजस्वी यादव पे तंज भी कस दिया था उन्होंने 2-3 दिन पहले। तो अब मीटिंग में क्या होता है ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी जो मीडिया में बातें आ रही है वो सब अपने अपने अंडे उड़ा रहे हैं, सब अंदाजा बांध रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे। हो सकता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आधा और मिनिस्ट्री मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपने पॉकेट से 4-5 सीट एक्स्ट्रा दे दे उनको, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है नेगोशिएशन हो जाएगी एनडीए के अंदर में। ये थोड़ा नेगोशिएशन चलता है सीट शेयरिंग फाइनलाइज होने से पहले। जब मीडिया में एक बार आ जाएगा तो ये लोग टीम बनकर ही एक साथ काम करेंगे, तो इनके बीच में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब मैचवर्ड खिलाड़ी हैं, सब सुलझे लोग हैं। महत्वाकांक्षा सबकी अपनी अपनी पार्टियों को विस्तार करने की होती है, ये सबको पता पॉलिटिक्स में। लेकिन जदयू और बीजेपी ज्यादा भी सीटें अपनी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान बोलेंगे हमें 40 नहीं, अब हमें चाहिए 60 सीटें। तो पॉसिबल तो है नहीं ना भाई, बिहार की विधानसभा टोटल 243 है। इसीलिए जिनके जो पॉकेट्स है, जहां पे जिनकी पार्टी जीतती आ रही है, जहां पे जिन पार्टियों के कैंडिडेट जीतते हैं, जहां पे वो पार्टी पावरफुल है, वहीं पे उनको चुनाव लड़ाया जाए। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की इस बार नजर है कुछ सीटें बीजेपी के जहां से जीत के आते हैं, उन सब सीटों पे भी चिराग पासवान नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई चांस लेगी। अब बात करते हैं दोस्तों महागठबंधन की। महागठबंधन के अंदर में जितने भी पार्टी दल है, कहा जा रहा 6-7 है, सब अलग अलग बात कर रहे हैं मीडिया के सामने। शुरू करते हैं
राजद की। तेजस्वी यादव हमारे चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। यह तेजस्वी यादव की पार्टी बोल रही है, उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। प्लस वीआईपी पार्टी, जो वीआईपी फ्रेंची नहीं, वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, तेजस्वी हमारे चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे, पर शर्त है कि मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। पिछली विधानसभा सीट में ये भाई साहब एनडीए से चुनाव लड़े थे, 11 में से 4 सीट जीत के आए थे। वो भी इसीलिए कि जदयू के वोटरों ने और बीजेपी के वोटरों ने वोट दिया था। तो इनको अब लगने लग गया कि मैं सीधा बन गया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद में। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया। इनकी सीटें की मांग कितनी थी पता आपको? 60 सीटों की मांग रखी है ये वीआईपी के मुकेश सहनी। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, लालू 15 सीट से ज्यादा इनको नहीं पकड़ाएगा। खैर, लालू यादव और राजद पे थोड़ी देर बाद आते हैं दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं इन सब छुटपुटिया पार्टियों की जो महागठबंधन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई माले, पिछली बार इन लोगों ने 29 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें से ये 16 सीटें जीत के आए थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। तो अब सीपीआई और सीपीआई एम जो है, इनकी मांग है कि हमें कुछ नहीं तो भी 45 सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग की घोषणा कीजिए ताकि हम अपने कैंडिडेट फील्ड करें और उनको उतार दे काम पे। ये इनकी मांग है। जबकि सीपीआई माले हैं, इन्होंने अपनी अलग से मांग रखी है कि हमें 45 सीटों पे चुनाव लड़ना है। तो 60, 45 और 45 हो गया 150 सीट। तो 243 सीटों में से राजद, कांग्रेस ये लोग नहीं लड़ेगी। पिछली बार राजद लड़ी थी 144 सीट, जिसमें से जीत के आई थी 74-75 सीट। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और जीत के आई थी 19 सीट। तो अब कैसे होगा इनका? तो अब राजद ने एक फॉर्मूला निकाला कि काम करते हैं, हम थोड़ी सीट कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पिछली बार हम 144 पे लड़े थे, 144-45 पे। इस बार हम 125 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 125 से 130 तक। 15 सीटों का बलिदान हम दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस को भी कहा कि तुम भी 15 सीटों का बलिदान दो। तो 70 में से 55 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। ये फॉर्मूला सेट किया है राजद ने और कांग्रेस ने कुछ हद तक मिलके, लेकिन कांग्रेस भी खुश नहीं है। फिर बाकी जितनी पार्टियां हैं, इन लोगों को कह दिया है कि देखो 125 सीट हमारी, कांग्रेस लड़ेगी 55 सीट, तो हो गई 180 सीट। अब बचे 63 सीट्स, जिसमें से सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई माले अलग से लड़ेंगी 40 सीटों पे, सॉरी 30 सीटों पे। वहीं पे बात करें अगर वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी जो 60 सीटों की मांग कर रही थी और जिन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सूट भी सिलवा के रखा है, ये भाई साहब को 15 से 17 सीटों की ऑफर हुई है महागठबंधन के खेमे से कि इससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हारी जीत का रेशियो भी बकवास है और तुम मांग किस मुंह से मांग रहे हो। तो ये एक तरीके से समझा दिया गया है अपनी तरह से। फिर वहीं पे जेएमएम भी चुनाव लड़ रही है। जेएमएम को कहा जा रहा है कि 2 सीटें देंगे, 2 या 3 सीटें, और वहीं पे पशुपति पारस जी की भी सीट है, वो उनको भी 2-3 सीटें ही देंगे इस बार महागठबंधन से। तो ये फॉर्मूला तेजस्वी यादव का लगवाया था। अब महागठबंधन के खेमे में कांग्रेस को लेकर नाराजगी चल रही है कि ये तो 70 में से 19 जीत के आए थे, फिर भी आप 55 सीट क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस की सीरियसनेस देखिए, बिहार के अंदर में अब 25-26 दिनों के अंदर में चुनाव होने हैं और भाई साहब राहुल गांधी 27 सितंबर से लेके अब तक विदेशी यात्रा में है। कहां पे है किसी को नहीं पता, विदेश में जाके किनसे किन मुलाकात कर रहे हैं, क्या क्या नया एजेंडा लेके भारत के खिलाफ में वो आएंगे यहाँ पे, ये सब पूछ रहे हैं वहां पे। और राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी 15 दिन, वो 15 दिन वेस्ट हो गए हैं। और ये कहना महागठबंधन के अंदर ही मीटिंग में जो बात हुई थी वहीं से निकल के जो न्यूज़पेपर में छपे थे ये सब बातें कि 15 दिन वेस्ट हो गए।
उस 15 दिनों के अंदर में अगर पहले ही हमें होता तो हम अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपने अपने वोटरों को लुभाते, उनकी बातें करते, वोटरों से कनेक्ट करते। लेकिन 15 दिन ये जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसका कोई परिणाम आया नहीं। एसआईआर हो चुका, लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में चढ़ चुके हैं। ऐसा कोई व्यक्ति भी अब तक नहीं मिला जिनका नाम नहीं चढ़ा वोटर लिस्ट में। तो इनकी परेशानी हो गई है कांग्रेस से कि राहुल गांधी खुद विदेश में है, कांग्रेस ध्यान ही नहीं दे रही है, बिहार चुनाव को सीरियस नहीं ले रही है, फिर से हमें हराएगी। तो ये सब मांगे और बातें हो रही है महागठबंधन के खेमे में। वहीं दो और फैक्टर है इस बार बिहार चुनाव में सबसे बड़े। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है दोस्तों, पिछले 3 साल से वो मेहनत तो कर रहे हैं। अब मेहनत का कितना फल आएगा वो आने वाले टाइम ही बताएगा। रैलियों में हालांकि भीड़ भी जुट रही है, लेकिन प्रशांत किशोर पे अब सवाल उठने शुरू हो चुके कि क्या ये अरविंद केजरीवाल है कि नहीं, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इस बात पे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से वो दूसरे नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के, उनके ऊपर में मानहानि का केस भी हो चुका है। और यही काम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली चुनाव में खड़े होने से वक्त में करता था, शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन अब तक कोई सबूत उसने दिया नहीं है। तो ये लोगों को डर सता रहा है। प्रशांत किशोर को 5-6%, 7% वोट मुझे लग रहा है मिल जाएंगे, मैक्सिमम अगर कहा तो 8% से 10% तक। लेकिन बहुत 8 से 10% बहुत बड़ी मात्रा होती है भाई। सवाल ये भी उठ रहा है कि किसके वोट खाएंगे ये। तो वोट तो खाएंगे भाई ज्यादातर ये महागठबंधन के, कुछ वोट ये खाएंगे जो एनडीए के मेंबर्स है उनके भी, दोनों तरफ से खाएंगे, लेकिन रेशियो कम रहेगा, एनडीए की तरफ से नुकसान कम होगा। वहीं पे अगर बात करें दूसरा जो फैक्टर इस बार बिहार के अंदर में रज रज के खेल रहा है भाई, फ्रंट फुट पे बैटिंग करके उतरा है असदुद्दीन ओवैसी। उसने महागठबंधन के तेजस्वी यादव, वो उनकी नींद छीन ली है कांग्रेसियों की। तेजस्वी यादव समेत पूरे महागठबंधन पे जो उस बंदे ने फायरिंग की है, कल जो बातें की है, जबरदस्त तरीके से धोया है। और उनको कह दिया कि पिछली बार जो हमारे 4 कैंडिडेट, 5 में से 4 कैंडिडेट राजद में चले गए थे जीतने के बाद में, टोटल उन्होंने जो 24 सीटों पे चुनाव लड़वाए थे सीमांचल एरिया में, तो उसमें से 5 एआईएमएम जीत के आई थी। वोट परसेंटेज सिर्फ उनका 1.5% का था, लेकिन 5 कैंडिडेट जीत के आए थे जो चले गए बाद में राजद में। उस वक्त ओवैसी ने कहा था कि ये हमारे जो एरिया में जीत के आए कैंडिडेट चले गए ना तुम्हारी पार्टी में, ये वहां के लोग याद रखेंगे। आने वाले टाइम में वही उन्हीं गद्दारों को लात मार के यहां की जनता वोट आउट करेगी। और साथ ही साथ में अब अपना विस्तार एरिया बढ़ा लिया ओवैसी ने। सीमांचल से 5 सीट मिलने के बाद में ओवैसी को उम्मीद लग रही है बिहार के अंदर में अब सीमांचल के साथ साथ में भाई साहब ने बिगुल फूंक दिया है मिथिलांचल में। मिथिलांचल के अंदर में भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। और इस बात से तेजस्वी कांग्रेस पूरी तरह से मुरझाए हुए हैं कि भाई ये क्या कर दिया, ये बंदा अगर मुस्लिम वोट हमारे खा गया, हर कॉन्स्टिट्यूशन में चलिए 6-6, 7-7 हजार वोट भी खा गया ना, तो समीकरण बदलते टाइम नहीं लगता, रिजल्ट चेंज होने में टाइम नहीं लगता। 5000 वोट खाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और ओवैसी ने ललकार के चैलेंज दिया छाती ठोक के कि तुमने हमारे 4 लिए ना, 4 का बदला हम 40 से लेंगे। और ओवैसी जो पिछली बार 24 अपने विधायकों को चुनाव लड़वाया था, इस बार उनका प्लान है कि 83 सीटों पे चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। और वो मुस्लिम बहुल इलाके में लड़ेगी, क्योंकि वो मुसलमानों की बात करती है भाई। बात तो दलितों की भी करती है, लेकिन वो बस करने के लिए करनी होती है, लेकिन है तो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी के मुसलमानों की बात करती है पूरी। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बन गया है थ्रेट महागठबंधन के लिए। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर सर फुटबॉल चल रहा है, कांग्रेस से नाराजगी चल रही है। वहीं कांग्रेसी जो प्रभारियों को सवाल पूछा जा रहा है, तो वो खाली क्या बता रहे हैं आपको पता है? इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी, इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी नहीं बता पा रहे भाई। पिछली बार इनको 9% का वोट शेयर मिला था और ये आज बात कर रहे हैं सरकार बनाने की।
एक बार एनडीए की तरफ से दोस्तों सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर हो गया, तय हो चुका। उसके बाद में आप देखिएगा किस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो जाएगी एनडीए की तरफ से, और इन आखिरी 20-25 दिनों के अंदर में ही मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, हिमंता जी, जितने भी बीजेपी के पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में स्टार प्रचारक है, फिर वो चाहे हमारे नीरू भाई हो गए, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, सब आएंगे, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, अपनी रैलियां करेंगे, रोड शोज करेंगे। तो महागठबंधन टीवी न्यूज चैनल से गायब हो जाएगा भाई, दिखेगा नहीं ग्राउंड पे, क्योंकि वो पूरा माहौल बन जाएगा फिर एनडीए का। तो ये चल रहा है इस वक्त में महागठबंधन का, मुझे जो लग रहा है अब तक की जो सिचुएशन है, और ऊपर से सारे सर्वे ने एनडीए को जितवाया है, कहा 150-160 सीटों से आगे बढ़ रही है, वही महागठबंधन को 70 से 90 सीट दी जा रही है कि इतने सीटों पर जीत सकती है। तो बहुत बुरा हाल होने वाला है इस बार महागठबंधन का, इस स्थिति पर अगर ये लोग रहे तो, क्योंकि जंगल राज का एक टैग लगा हुआ है तेजस्वी यादव की पार्टी के ऊपर में और तेजस्वी यादव के ऊपर में। क्योंकि आज भी राजद के कार्यकर्ताओं से बात करो ना, तो उनको लालू यादव नेल्सन मंडेला लगते हैं बिहार के। सोचिए, जंगल राज का टार्जन जो ऑलरेडी घोषित हो चुका है, जो सजा याफ्ता है, ऑलरेडी बेल पे बाहर है मेडिकल ग्राउंड्स पे, चारा चोर कन्विक्टेड, उसको नेल्सन मंडेला मानते ही है राजद के कार्यकर्ता। तो ये चल रहा है बिहार के अंदर में भाई, ऐसी मानसिकता वालों को लोग थोड़ी वोट देंगे, क्योंकि बिहार के अंदर में हम लोग में से जितने भी जन होंगे, सबके कोई ना कोई जान पहचान वाले दोस्त यार कोई ना कोई तो है बिहार से, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट देता है। कुछ तो ऐसे भी है जो आखिरी वक्त तक वेट करेगा, सबकी बातें सुनेगा, एनालिसिस करेगा और वोट देगा, और कुछ ऐसे भी है जो महिला वोटर्स 50% है आज की डेट में बिहार के अंदर में। बढ़ चढ़ के भाई नीतीश मोदी छोड़ के उनके मुंह में कोई बात ही नहीं है। मोस्टली उस 50% जो महिला वोटर्स टोटल है, उनमें से 80% आज की डेट में नीतीश और मोदी जी के साथ में है, एनडीए के साथ में है। तो कहां से भाई महागठबंधन का स्कोप दिखता है इन लोगों को, मुझे नहीं पता। अपने अपने अंडे और अपने अपने एजेंडे को ये लोग सफाइश करते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी के बाद बात करेंगे, लॉजिकल बात करे कि भाई ऐसे जीतेगी, तो समझ में आता है कि भाई चलो ये बात सही कर रहा है, लेकिन कैसे जीतेगी ये नहीं बता रहे, बस जीतेगी महागठबंधन, जो मुझे नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि महिलाओं का पूरा रुझान है। अभी जो 75 लाख महिलाओं के 10-10 हजार रुपए की घोषणा मोदी जी ने ऑलरेडी उनके अकाउंट में डाले हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत में जो 25 लाख महिलाओं के खाते में डाले हैं, 125 यूनिट बिजली जो लोगों के लिए मुफ्त की है बिहार के अंदर में, उसके साथ में जो पेंशन 400 रुपए की राशि से बढ़ा के 1100 रुपए की है, प्लस इस वक्त में जो पूरे बिहार के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप जाल बिछ रहा है, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी ताकत लगा रहा है कि भाई बिहार को अब उस बीमारू राज्य से निकालना है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को निकाला है। तो लोग अब डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है। हाँ, थोड़ी बहुत अभी भी स्लो चल रही है सरकार, लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट आ जाए, दूसरे इंडस्ट्रीज लोग इन्वेस्ट करने जब आएंगे, तब मुझे लग रहा है कि एकदम नीतीश कुमार एक लेगेसी छोड़ के जाने की सोच रहे हैं कि अब 5 साल, क्योंकि अब उनकी एज हो चुकी है, तो 5 साल उनको मिलेगा इस बार, तो वो सोचेंगे कि 5 साल ऐसे बना के जाओ लोग याद रखें, जिस तरीके से लालू को हराने के बाद में जो 5 साल थे, पहले 5 साल नीतीश कुमार के, वो आज भी लोगों को याद है। तो उसी तरीके से जब नीतीश कुमार रिटायरमेंट हो जाए उनकी, तो ये 5 साल आखिरी यादगार रहे बिहार के लिए। तो वो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो दिखता है उनकी इंटेंट में भी, और उन्होंने जो विजन रखा है, जब वो लोगों से रैलियों में बात करते हैं कि हम आने वाले वक्त में ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे ही नहीं करते वो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ चुका है, फंडिंग मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिहार का जितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें से ही ना बिहार को मिलेगा भाई, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड में से बिहार को मदद कर रही है, तो बिहार को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है कि बीमारू राज्य से हम आगे बढ़े। तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति आज की डेट में बिहार के अंदर में फिर से वो जंगल राज का दौर लाना चाहेगा,
जिसने बिहार को 25-30 साल पीछे ले जाने का काम किया है। अगर आपको लगता है कि महागठबंधन जीतने के चांसेस है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कैसे जीतेगी, किस बेसिस पे कोई कह रहा है कि महागठबंधन जीतेगी, ये प्लीज बता दीजिए। एंटी इनकम्बेंसी मत दीजिएगा लॉजिक, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हर लीडर के पास होती है, हर एंटी इनकम्बेंसी हर लीडर के पास में होती है। मोदी जी इतने साल गुजरात में रहे थे, क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? थी, कुछ हद तक थी, लेकिन वो रिकवर हो जाती है। जो नाराज चलते हैं फिर वो आ जाते हैं कि नहीं भाई बंदे की इंटेंशन सही है, बंदा एटलीस्ट काम तो कर रहा है, 10 वादे किए थे, चलो 7 पूरे किए हैं। सामने कौन खड़ा है? तो अरे 10 वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, वो वाले हैं। हम आएंगे तो सबको बिहार के अंदर में रोजगार दे देंगे। कैसे दोगे ये बताओ? हम आएंगे तो सबके खाते में हम 2,500 रुपए हर महिलाओं के खाते में देंगे, कहां से दोगे ये बताओ? जंगल राज के दौर में सारी इंडस्ट्रीज छोड़ के बिहार भाग गई, जितने भी कंपनीज थी सब भाग गए, लोग पलायन करके चले गए बिहार छोड़ छोड़ के। जितने भी पढ़े लिखे या सक्षम लोग थे, पैसे वाले, मिडिल क्लास, वो सब निकल गए मोस्टली पलायन कर करके। इनके ही पिताजी जंगल राज के टार्जन, जिनको आज की दुनिया में कहा जाता है कलयुग में, जिनको राजद के कार्यकर्ताओं को ये लगता है नेल्सन मंडेला। सोचिए, वो नेल्सन मंडेला की आत्मा भी कांपती होगी जब देखेगा अरे तो क्या इज्जत की वाट लगा रहे हो यार तुम लोग। तो ये चल रहा है इस वक्त में। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। सीट शेयरिंग पे कुछ भी नई अपडेट आती है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। चिराग पासवान की भी मीटिंग होगी 2 बजे, तो उस पर भी पूरी नजर है दोस्तों, क्या मीटिंग के बाद में निकल के आता है, एक एक अपडेट आप लोगों को दूंगा। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज कमेंट, आपकी इस बारे में क्या राय है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।